पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। कल मैं आप सभी को एम्प्लॉयबिलिटी के नीड के बारे में और कंसेप्ट उसके बारे में हमने बताया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नीड क्या है, आवश्यकता क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। तो आज मैं उसी क्रम में आज सभी के लिए मैं पहले दो सवाल लेके आया हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई मैं कार्य करना चाहता हूं या मैं किसी प्रकार के कार्य शुरू करना चाहता हूं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमें कर्मचारी रखना होगा और वो कर्मचारी का कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यू संचालित करना पड़ेगा या हम अपने कर्मचारी के लिए कुछ योग्यता निर्धारित करेंगे और फिर उससे हम इंटरव्यू लेकर हम अपने रोजगार पर उसको रखेंगे। तो मेरा एक सवाल है, सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सपोज दैट मुझे अपने कार का एक मरम्मत करने का व्यवसाय शुरू करना है। तो अगर मुझे कार का मरम्मत करने का व्यवसाय शुरू करना है तो उसमें हमें एक फुल टाइम कर्मचारी चाहिए और फुल टाइम कर्मचारी के लिए हम सबसे पहले रिज्यूम मंगाएंगे। रिज्यूम मंगाने के बाद हम उसका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू जब हम लेंगे तो उसमें कौन कौन से ऐसे कौशल की हम जांच करेंगे और हम देखेंगे कि क्या उस कर्मचारी में इस प्रकार के कौशल है कि नहीं है। क्योंकि जब हम कार मरम्मत का व्यवसाय जब शुरू करेंगे तो उसमें एक तो सबसे पहले जो भी कर्मचारी होगा उसको पहले तो ये देखना होगा कि कार में क्या क्या गड़बड़ी है। जैसा कि आप लोग भी देखते हैं कि ढेर सारे आप व्हीकल चलाते हैं और अपने व्हीकल की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो मैकेनिकल पहले क्या करता है कि आपके व्हीकल्स को थोड़े दूर पर चलाकर देखता है कि व्हीकल्स में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। उसके बाद वो आपके साथ वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है कि आपके व्हीकल में किस प्रकार के सर्विसेज की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर देखें कि जब हम कर्मचारी से जब हम बातचीत करेंगे तो किस प्रकार के उसके कौशल की हम पहचान करेंगे, जिसमें कार से समस्याओं की पहचान करना उससे आना चाहिए। दूसरा, अपने घर को व्यवस्थित रखता है कि नहीं रखता है। जैसे कि कोई भी काम जब वो करेगा तो वहां ढेर सारे मटेरियल्स जो है, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो क्या होंगे, वो बिखरेंगे। तो वो जाते समय या जहां पे काम कर रहा है तो वो मटेरियल का प्रयोग करने के बाद वो उस सामान को व्यवस्थित तरीके से रख रहा है कि नहीं रख रहा है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं और काम करने के बाद जो भी जो काम से संबंधित आवश्यक सामग्री है उसको यथावत छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको देखना होगा। इसके साथ में आज के अत्याधुनिक समय में आप लोग देखते हैं कहीं भी आप सर्विसिंग कराने जाते हैं या कोई एक्टिविटीज या कोई सामान ही परचेज करने जाते हैं तो आज के टाइम में कंप्यूटर्स के द्वारा बिल प्राप्त होता है। तो क्या उसको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं आता है, बिल बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, जो कार में किस प्रकार के पुर्जे खराब हैं, किस तरीके का मरम्मत की जरूरत है, वो ये सारी चीज की पहचान करना आता है कि नहीं आता है। जो भी काम करने वाला व्यक्ति आएगा उससे वो संवाद कर पा रहा है कि नहीं बेहतर तरीके से, ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा। काम के प्रति वो समर्पित है कि नहीं, कितना ईमानदारी के साथ वो काम कर रहा है, ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको अपने जो भी कर्मचारी को हम अपने कार के मरम्मत के व्यवसाय में जो रखेंगे वो उससे संबंधित ये सारे हम कौशल की जांच करेंगे। ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि ताकि आप इस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसके महत्व को आप समझ सके कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उसी तरह से अगर हम दूसरा हमने एक उदाहरण लिया हुआ है कि जैसे राहुल है और सेल्समैन का काम करता है तो उसको सेल्समैन का जब वो काम करता है तो कहीं ना कहीं उसे उसके पास किस तरीके के इंफॉर्मेशन, किस प्रकार के नॉलेज स्किल्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक तो डिजिटल साक्षरता, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। उसको मेल करना आना चाहिए, ठीक, उसको जो डिजिटल तकनीकी है आज के टाइम में वो डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करने आना चाहिए। जब वो डिजिटल तकनीकी का प्रयोग कर पाएगा तभी वो निश्चित तौर पर वो कॉल सेंटर्स वगैरह में बेहतर तरीके से काम
कर पाएगा। इसके साथ जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो मनी मैनेजमेंट का स्किल है ये भी आपको कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ये भी ध्यान में रखना है कि कस्टमर को कितना समय देना है, कितना जो है उस पर समय देते हुए इसकी समस्या का निराकरण करना है। तो आज के समय अगर हम बदलते समय में अगर हम लोग देखें तो कैरियर जो है या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसकी महत्वता काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो और एक अच्छे नौकरी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। जब तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसके पास अच्छे से नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं एक बेहतर तरीके से कार्यों को नहीं कर पाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहाँ बताया गया है कि मान लीजिए कुछ तकनीकी कौशल की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सिलाई है, ठीक है, बढ़ईगिरी है, ठीक, इसके अलावा जो है आपका नलसाजी है। तो इस तरीके के जो भी काम करने वाले हैं, अगर उनको जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, अगर उसको प्लम्बिंग का काम अगर उसको नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से सर्विसेज नहीं दे पाएगा। उसी तरह से मान लो सिलाई कढ़ाई की बात कर रहा है, अगर सिलाई कढ़ाई में उसको सही तरीके से नॉलेज नहीं है, सही तरीके से कौशल नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो एक बेहतर तरीके से सिलाई कढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमारे कार्यों में मदद करेगा। तो एक तो प्रोफेशनली अगर हम लोग देखें तो ये हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमें प्रोफेशनल के तौर पर तैयार करता है, जहां पर हम अपने कार्य को एक प्रोफेशनल तरीके से बेहतर तरीके से हम उसको कर पाएंगे। उसके तरीकों को जानने में हमें मदद करेगा। साथ ही टीम के साथ हमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, कैसे कार्य करना है, कैसे सहयोग करना है, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको मदद करेगा। समस्याओं की पहचान और उसके सॉल्यूशन के बारे में बेहतर तरीके से हमें जानने में मदद करेगा। काम के दौरान अच्छी तरह से हम कम्युनिकेशन कर पाए इसमें हमें मदद करेगा। साथ ही आपके लिए कौन सा ऐसे कैरियर पाथ है जो आपको और बेहतर कर सकता है, इसको कहीं ना कहीं सर्च करने में आपको मदद करेगा। नौकरी को बेहतर पाने में जब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या आपके पास कौशल अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आप बेहतर नौकरी पाएंगे, अच्छे पगार पे, अच्छे सैलरी पे काम करेंगे। उसी तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल्स में बताए थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी भी आपको सीखना है, अंग्रेजी भी जानना है। तो वो अगर अंग्रेजी भी आप सीखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कम्युनिकेशन या जो आपके अंग्रेजी की वजह से जो आपकी जॉब में दिक्कतें आती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ कम होगा। कार्यस्थल पे खुद को आप अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित तरीके से पेश कर पाएंगे, आप अच्छे से अपने आप को रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही जब अगर आप एक बेहतर तरीके से जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जब आप जान लेंगे, सीख लेंगे, तो ये आपके नौकरी को खोजने के लिए जो कहीं ना कहीं ये मदद करेगा और आप बेहतर तरीके से नौकरी के बारे में आप निर्णय ले पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। दो तरीके के माइंडसेट है यहाँ पे, एक तो ग्रोथ माइंडसेट है और एक आपका माइंडसेट है जो जो फिक्स माइंडसेट है, ठीक। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर होता है। एक होता है फिक्स माइंडसेट जो स्थिर लेवल पर होता है, तो वो हमारे विकास के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो एक हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट है वो किस तरीके से हमारे स्किल्स को ग्रो करने में कितना मदद करता है। तो अब यहाँ ग्रोथ माइंडसेट की हम लोग बात करें तो यहाँ स्वयं सीखना होता है। हमें क्या करना है, सेल्फ लर्निंग करना है। अब सेल्फ लर्निंग हमको कैसे करना है, तो सेल्फ लर्निंग के लिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज को देखना होगा कि हमें सीखना क्या है, हमें क्यों सीखना है, हमें कैसे सीखे, ठीक है, हम कब हमें सीखना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक ग्रोथ माइंडसेट में कुछ इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपके माइंडसेट में ये आना चाहिए। और जब माइंडसेट में इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो आप
उसको सीखने के लिए, जानने के लिए आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को सेट करेंगे और कितनी तेजी से सीखना है ये भी कहीं, दूसरा इसमें खुद को कैसे टेस्ट करना है, ये सब भी चीजें जो है एक ग्रोथ माइंड सेट के अंदर ये आता है। और जब इस तरीके के आप प्रश्नों के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपके स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वो बेहतर तरीके से आगे आप बढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सेल्फ लर्नर को क्या क्या करना चाहिए या सेल्फ लर्निंग करने से हमें किस तरीके से लाभ मिलेगा या हम किस तरीके से उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ ये कर रहा है कि जो सेल्फ लर्नर है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिज्ञासु, मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरा, वो ये डिसाइड करे कि हमें सीखना क्या है या हम किसी चीज को सीख सकते हैं कि नहीं सीखते हैं, ये भी उसको कहीं ना कहीं। दूसरा कि इनिशिएटिव उसको भी किसी भी चीज को लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव जब लेगा तभी निश्चित तौर पर वो सीख पाएगा। दूसरा, फ्रीडम, फ्रीडम भी कहीं ना कहीं उसको जो ग्रोथ माइंडसेट है उसमें फ्रीडम भी एक बहुत जरूरी है कि वो स्वतंत्र रूप होकर अपने कार्यों को करे और सीखे, जिम्मेदारी को स्वीकार करे, टाइम मैनेजमेंट करे, तब ये जाके जो है एक सेल्फ लर्नर वो बेहतर तरीके से ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग ग्रोथ सेट माइंड की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट क्या है, तो ग्रोथ माइंडसेट देखिए कि यहाँ कह रहे कि एक विकासशील मानसिकता है, वह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जहां पर वो ये बात को डिसाइड करता है या उसका मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक, और जो फिक्स माइंडसेट है वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो हमेशा इस तरीके की विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला है उनके पास इस तरीके की विचारधारा आता है। तो ग्रोथ माइंडसेट में अगर आप देखें तो इसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं यह कर सकता हूं, वो उसके अंदर ये चीज रहता है कि नहीं, कोई भी कार्य है वो कर लेगा, उसमें कोई खामियां, कोई उसमें नुक्सा, ये सब चीजों को नहीं निकालेगा। अगर कोई जब वो काम करने जा रहा है तो इस बात को भी स्वीकार करता है कि नहीं, इसमें जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गलतियां भी होंगी, और गलतियां एक मनुष्य में स्वाभाविक बात है। ठीक, और दूसरा है कि वो ये भी सोचेगा कि नहीं, मुझे बार बार एफर्ट करना है, बार बार मुझे पुनः प्रयास करना है, कोशिश करना है, और मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज को मैं सीख पाऊंगा, प्राप्त कर पाऊंगा। और इस जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ये हमेशा स्वीकार करता है कि नए चीज को सीखने के लिए हमें कहीं न कहीं मेहनत की जरूरत होती है, हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती है। ठीक, और जब वो ग्रोथ माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा अपने आप को वो बेहतर महसूस करने के लिए, बेहतर करने के लिए एफर्ट करेगा। ठीक, तो इस तरीके की चीजें जो है आपका ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति में दिमाग में इस तरह की विचारधारा आता है। जो फिक्स माइंडसेट है आप वहां देखेंगे ये कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कर सकता हूं, जब वो काम करने का जब उसके पास ऑप्शन रखा जाएगा, विकल्प रखा जाएगा, तो उसके मन में ये बात आती है कि नहीं, उसका माइंड ये कहता है कि नहीं, ये तुम कर नहीं सकते हो, तुम इसमें सक्षम नहीं हो पाओगे। ठीक, अगर कोई उसके द्वारा त्रुटि हो जाती है तो वो जो है वो उसको पुनः करने का प्रयास नहीं करता है, गलती हो गया तो गलती को वो स्वीकार नहीं करता है। ठीक, वो किसी कार्य को अगर एक बार करने के बाद वो फेल हो गया तो दोबारा उसको एफर्ट नहीं करता है, दोबारा ट्रायल नहीं करता है, दोबारा कोशिश नहीं करता है। ठीक, और वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। ठीक, और किसी चीज में चेंजेस आ रहा है बार बार तो वो बदलाव पसंद नहीं करता है। ठीक, तो इस तरीके से वो जो फिक्स माइंडसेट है वो इस तरीके की धारणा वो दिमाग में रखता है। तो हमेशा हमें किसी भी रोजगार में, किसी भी कौशल में हमें ग्रोथ माइंडसेट को सेट करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि फिक्स माइंडसेट के साथ आगे जाना चाहिए। अगर आप फिक्स माइंडसेट के साथ अगर आप किसी नौकरी और रोजगार को चुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपकी ग्रोथ को प्रभावित करेगा, आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी को वो प्रभावित करेगा। इसलिए हमें क्या करना है
कि हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, और जो ग्रोथ माइंडसेट की जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है, और ये सेल्फ लर्नर ही ग्रोथ माइंडसेट को गोल को सेट करके वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया कि सेल्फ लर्नर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद कुछ सीखते हैं तो इससे हमसे कई गलतियां होती हैं और हम कई बार असफल भी होते हैं, पर जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक कोशिश करते रहना और हार न मानना ही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये जब ग्रोथ माइंडसेट जब आप रखेंगे तो आपके मन में इस तरीके की विचारधारा होगी कि हमें किसी कार्य को करने में हार नहीं मानना है, हमें उसको निरंतर प्रयास करना है, उसको सफल बनाने के लिए जो जो तकनीकी हो सकती है, जो हमारा आपका उस कार्य को करने के लिए जो योग्यता है उस पर हम काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये चीज एक चेकलिस्ट के माध्यम से, असेसमेंट के माध्यम से ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या फिक्स माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम दो टेबल्स यहाँ रखा गया है, इस टेबल्स के माध्यम से आप अपने माइंडसेट को जो है एसेस कर सकते हैं कि आपका जो व्यवहार है या जो आपका माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट पर है या फिक्स माइंडसेट पे है। तो जब इस चेकलिस्ट पे आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तब तो ठीक है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन इस क्वेश्चनायर से ये बात चला, हमको पता चला कि नहीं, मेरा जो फिक्स माइंडसेट है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना होगा। और जब आप ग्रोथ माइंडसेट पे काम करेंगे या उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो अभी मैं पूर्व में चर्चा किया था, उसके आधार पर आपको कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा, योजना तैयार करना पड़ेगा, और उस योजना के साथ जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक में 1.1 जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल फर्स्ट में 1.1 जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने आज जो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। इसमें मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो दो ही चीजें हैं कि एक तो ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा फिक्स माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट में लर्नर्स को क्या क्या चीज करनी है, और फिक्स माइंडसेट जब आया तो आपको अपने माइंडसेट में किस तरीके के चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से बदलाव लाना है, ताकि आप किसी रोजगार को बेहतर तरीके से, कौशलपूर्ण तरीके से आप कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और काफी अच्छा आप इन सब टॉपिक्स को समझ पा रहे होंगे। और आपको अगर किसी प्रकार का मेरा लेक्चर्स में कोई चेंजेस, कोई बदलाव की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि हमें किस प्रकार की बदलाव करने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी को पुनः जो धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ये बहुत ही शालीनता से मेरी बात को आप लोगों ने सुना होगा।